So, in this lecture, we will analyze the poem titled The Sun Rising by John Donne. And as you know, John Donne is a great metaphysical poet. Let's start the poem. Before starting the poem, let me put you in the context. ये जो poem है, it's a great powerful love poem. काफ़ी powerful love poem है. और in this poem, when the poem starts, the lovers are in the bed and the sun rays have started coming through the windows or curtains of the room. यानी जो lovers हैं वो अर्ली मॉर्निंग टाइम है और वो बेड में हैं और जो सन जो है उसकी रेज रूम्स में आनी स्टार्ट हो गई हैं और सन रेज ने उनको डिस्टर्ब कर दिया है. तो जो लवर्स हैं इन दिस जो लवर है ही स्टार्ट्स टॉकिंग टू सन. वो लवर जो है उसको बात करना शुरू करता है सन से. So the poem is addressed to the sun. And it's a very powerful poem. Now let's start the poem. Look at the opening of the poem. Busy old fool, unruly sun. Look at the words. Busy, old, fool, unruly. What a dramatic opening. He's calling the names to the sun. He's saying, sun, you are busy, you are old, you are fool, you are unruly. तुम मूर्ख हो, तुम बूढ़े हो, unruly, indisciplined हो. So he is rebuking the sun. वो सन से एंग्री है, वो सन पे गुस्सा है. Why dost thou thus through windows and through curtains call on us? कह रहा है कि why through windows and through curtains call on us? Why have you come to my room? I am with my lover, I am with my beloved, and you have come to my room to disturb me. तो कह रहा है कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो. उस क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम क्यों मॉर्निंग में सुबह सुबह आ गए हो अब मेरे रूम के अंदर. तुम्हारी रेज क्यों आ गई हैं और क्यों तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो. सो यू कैन सी द पोइट हैज यूज्ड द डिवाइस ऑफ पर्सोनिफिकेशन. जब वो सन को बिजी, ओल्ड, फूल, अनरूली बता रहा है तो दिस इज पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार. उसने सन को एक किस्म से ह्यूमन इमोशंस को प्रेजेंट, ह्यूमन इमोशन प्रोवाइड की हैं. मस्ट टू दाई मोशंस लवर सीजन रन. फिर वो क्वेश्चन पूछता है मस्ट टू दाई मोशंस लवर सीजन रन, कि क्या जो लवर्स हैं वो तुम्हारे सीजन्स के अकॉर्डिंग रन करेंगे. इट मीन्स क्या लवर्स तुम्हारे टाइम, तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेंगे. तो इनडायरेक्टली वो कहना चाहता है कि वी आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, लव इज नॉट अंडर टाइम. हम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं, हम तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे. देन अगेन सोसी पेडेंटिक रैच, अगेन 3 bad words. एंग्री, द वर्ड्स इन द एंगर. सोसी मीन्स बड़ा परवर्टेड, बदतमीज. पेडेंटिक, वेन, घमंडी. रैच, हॉरिबल, बहुत ही घटिया. ये सारे एडजेक्टिव वो सन को बोल रहा है. यू आर सोसी, यू आर पेडेंटिक, यू आर रैच, यू आर बिजी, यू आर ओल्ड, यू आर फूल, यू आर अनरूली. ये रिफ्लेक्ट करते हैं लवर के एंगर को कि कितना डिस्टर्ब वो फील कर रहा है. गो चाइल्ड, कह रहा है गो चाइल्ड. चाइल्ड मीन्स रिब्यूक, डांटो. वो कह रहा है कि जाओ, यहां से जाओ, गो अवे फ्रॉम हियर. एंड चाइल्ड, और कुछ करो, डांटो. किसको? लेट स्कूल बॉयज एंड सोर प्रेंटिस. ऐसे बच्चे
जिनको मॉर्निंग में स्कूल में जाना है, हु आर गेटिंग लेट, जो बच्चे लेट हो रहे हैं उनके पास जाओ, उनको डांटो। एंड सो अप्रेंटिस, अब यह अप्रेंटिस जिनको ऑफिस में जाना है, जो अप्रेंटिस काम करने जाना है, उनको कहो कि दे आर गेटिंग लेट, गो देयर एंड टेल देम टू गो, डोंट डिस्टर्ब अस। गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड। उस टाइम जो राजा होते थे वो अर्ली मॉर्निंग में ही हंटिंग के लिए जाया करते, शिकार के लिए जाया करते थे। तो कहता है कि जाओ उन कोर्ट्स हंट्समैन को, यानी उन दरबारियों को जाकर कह दो हंट्समैन को कि जो राजा है उसका टाइम हो गया है, किंग का टाइम हो गया है फॉर हंटिंग। उनको बताओ। कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस, वेरी ब्यूटीफुल फ्रेज, कंट्री एंड्स। एंड्स मीन चीटी। अब यहां उसने मेटाफर यूज किया है, दैट इज मेटाफर। और अब कंट्री का मीन्स जो रूरल पीपल हैं, यानी रूरल वर्कर्स, रूरल फार्मर्स, यानी कॉमन मैन। उसने कंपेयर किया है कि सबसे एंट्स के लिए। उन्होंने कॉमन मैन को, जो वर्कर्स हैं, जो फार्मर, जो लेबरर्स हैं, उनको एंट्स के साथ कंपेयर किया है, जो सुबह सुबह काम करने जाती हैं। टू हार्वेस्ट ऑफिस, उनको बोलो कि जाओ और अपनी ड्यूटी पूरी करो, और ड्यूटी टाइम है स्टार्टेड, और अपने ऑफिस में चले जाओ। Love all alike, no season knows, nor climb, nor hours, days, months, which are the wrecks of time. The poet says, love is not the slave of time. Love cannot be divided into time. Love doesn't know what is hour, what is day. So this all no season means love is not under the control of time. So here look at the images, months, seasons, and then motions, lovers. This all are geographical images. और आपको याद रखना है कि जो मेटाफिजिकल पोइट्री है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि उनकी जो इमेजरी है, जो इमेजेस यूज की जाते हैं पोइट्री में, दे आर साइंटिफिक इमेजरी, दे आर ज्योग्राफिकल इमेजरी, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। तो इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोइट इज नॉट हैप्पी विद द सन, उससे खुश नहीं है। ही इज एंग्री विद सन, ही इज आस्किंग हिम टू गो एंड टेल द अदर पर्सन्स टू डू देयर ड्यूटी, बट ही इज आस्किंग हिम नॉट टू डिस्टर्ब द लवर्स। नाउ नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेंजा। Thy beams, beams होती हैं रेज, so reverend and strong. Reverend means sacred, पवित्र, powerful and strong. वो कह रहा है कि तुम्हारी जो beams हैं, I know you are very strong, you are very powerful. Why shouldst thou think? लगता है तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? Why are you thinking that you are strong, your rays are strong, you are powerful? I could eclipse and cloud them with a wing. Beautiful line. वो कह रहा है तुम्हें लगता है कि तुम काफ़ी पावरफुल हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, बट आई कुड इक्लिप्स एंड क्लाउड देम विद ए विंग। विंग का मतलब होता है पलक झपकाना, एक झपकी। इक्लिप्स ज्योग्राफिकल ग्रहण लगना, जब सन छुप जाते, दैट इज कॉल्ड इक्लिप्स। वो कहता है आई कुड इक्लिप्स, मैं तुम्हारी जो सन रेज हैं, जो अपने आप को बड़ा पावरफुल समझती हैं, उनको मैं एक विंग के साथ, मेरी आंखों के पलक झपकाने बंद करने के साथ ही वो खत्म हो सकती हैं। दे कैन गो अवे, दे कैन बी क्लाउडेड। इट मीन्स आई एम मोर पावरफुल देन यू, बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग। बट वो कह रहा है बट मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपनी आंखें नहीं बंद करूँगा, मैं अब विंक नहीं करूँगा, बिकॉज अगर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली तो मैं अपनी जो बिलव्ड है, हर साइट, उसको, उसका चेहरा मेरी आंखों से दूर हो जाएगा, और मैं उसको एक सेकंड के लिए भी, यानी एक पलक झपका भी नहीं सकता, क्योंकि मैं उसको एक पल के लिए भी, एक फॉर मोमेंट, मैं उसको अपनी आंखों से दूर नहीं रख सकता। दिस इज द डिवोशन टू हिज बिलव्ड। वो अपने
अपनी प्रेमिका से कितना प्यार करता है कि वो एक पल के लिए भी उससे अलग होना नहीं चाहता। तो वो सन को कह रहा है कि मैं चाहूँ तो अपनी आंखें बंद कर कर तुम्हें भगा सकता हूँ, बट मैं आंखें बंद नहीं कर सकता बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू लूज साइट ऑफ माई बिलव्ड। मैं अपने प्यार को, अपनी प्रेमिका के बगैर नहीं रह सकता एक मोमेंट में। ब्यूटीफुल लव पोएम। देन ही सेज इफ हर आईज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन। वो कह रहा है कि अगर उसकी आंखों ने, यानी मेरी जो बिलव्ड है, अगर उसकी आंखों ने तुम्हें ब्लाइंड नहीं किया है। अब दिस सीधा ना हो कंपैरिजन, यानी जो उसकी बिलव्ड की जो आंखें हैं, जो आईज हैं, दे आर वेरी ब्राइट, फुल ऑफ एनर्जी। और वो इतनी ब्राइट और फुल ऑफ एनर्जी हैं कि जो सन की ब्राइटनेस और एनर्जी है, वो कह रहा है कि वो उनसे भी ज्यादा ब्राइट है, यानी सन से भी ज्यादा ब्राइट आंखें हैं। और कहता है कि अगर उसकी आंखों ने तुम्हें अंधा ना किया हो, मीन्स दे आर सो पावर ब्राइट दैट दे कैन ब्लाइंड यू। कह रहा है अगर उसने अंधा नहीं किया हो, लुक एंड टुमारो लेट टेल मी। कहता है देखो टुमारो लेट, नाउ यू गो, और कल आना, सोच समझ के आना, एंड देन टेल मी, और मुझसे कुछ बताना। वेदर बोथ द इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइन। वो कह रहा है अब यहां रेफरेंस इंडियाज, वो इंडिया जो स्पाइस के लिए फेमस है, मसालों के लिए। अब मसालों के लिए तो हमारा इंडिया ही फेमस था, और माइन जिसमें खदान है, तो दैट में भी वेस्ट इंडीज। क्योंकि और ये जो फ्रेज है, ये कहीं ना कहीं जब कोलोनाइजेशन था, यानी उस टाइम आपको पता है कि जब ये पोएम लिखी गई 17th सेंचुरी में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ चुकी थी, और कोलोनाइजेशन की जो प्रोसेस थी, यानी जो साम्राज्यवाद था जिसमें इंग्लैंड ने कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो वो कह रहा है कि तुम लुक एंड टुमारो लेट एंड टेल मी वेदर बोथ द इंडियाज, यानी ऑफ स्पाइस एंड माइन। और इंडिया को उस टाइम बड़ा रिच और एक नेशन माना जाता था, और आपको पता है कि हमारे जो स्पाइसेस थे, हमारे जो रिसोर्सेज थे, उनको यहाँ से ले जाया जाता था और इंग्लैंड में यूज किया जाता था। बी वेयर दाउ लेफ्ट देम और लाई हियर विद मी। अगेन ब्यूटीफुल लाइन। वो कह रहा है कि कल मुझे बताना तो कि जो इंडिया की जो स्पाइस है, इंडिया की जो धन दौलत है, ट्रेजर है, वेल्थ है, गोल्ड है, सिल्वर है, वो क्या वही है जहां तुमने छोड़ी थी, और वो यहां है मेरे पास। अब इसका सिंपल वर्ड्स ये है, कहना चाहता है कि जो वर्ल्ड की जो वेल्थ है, वर्ल्ड का जो ट्रेजर है, वर्ल्ड की जो पावर है, वो सब कुछ कहाँ है? इन दिस रूम, वो हमारे पास है। यानी माई लव इज ऑल ट्रेजर ऑफ द वर्ल्ड। मेरा जो लव है वो इस दुनिया का खजाना है। आस्क फॉर दोज किंग्स whom thou sawest yesterday and thou shalt hear all in one bentley। वो कहता है जिन जिन दुनिया के किंग्स से तुम मिलोगे, तुम पाओगे, यू विल फाइंड देम, कि वो सारे के सारे किंग्स हमारे बेड में हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि इन दिस रूम आवर लव कैरीज ऑल द ट्रेजर। सारा दुनिया खजाना हमारे लव में यही है, सारी दुनिया की पावर यही है, यानी पूरा वर्ल्ड जो है वो इस रूम में है, बिकॉज इट इज अ रूम ऑफ टू लवर्स, टू डिवोटेड एंड ट्रू लवर्स। नाउ द लास्ट स्टेंजा, ब्यूटिफुल लाइन्स अगेन। सीज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस, नथिंग एल्स इज। Sees all states and all princes, I nothing else is. Again, a metaphysical conceit. Metaphysical conceit का मतलब होता है extended metaphor, यानी
जब तो बिल्कुल एक ऐसा कंपैरिजन जो बड़ा फार फेस्ट कंपैरिजन है, अनयूजुअल कंपैरिजन है, दो चीज़ों के बीच में यूजुअल कंपैरिजन नहीं है, उसको बोलते हैं हम मेटाफिजिकल कंसीट। उसके बारे में हम किसी दिन अलग वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। लेकिन अभी यहाँ देखिए, सीज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई नथिंग एल्स। वो कह रहा है जो सी, वो जो मेरी बिलव्ड है, ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस, वो पूरी दुनिया है। सीज ऑल यूनिवर्स, वो मेरे लिए सब कुछ है, सारी दुनिया वही है मेरी। सीज माई वर्ल्ड एंड नथिंग एल्स इज, एंड फॉर अस देयर इज नथिंग। आई डोंट रिक्वायर एनीथिंग। व्हेन सी इज विद मी आई हैव वेल्थ, व्हेन सी इज विद मी आई हैव पावर, व्हेन सी इज विद मी आई हैव वर्ल्ड, and our room is the universe, and I don't need anything. This is the emotion of a true lover. Princes do but play us compared to this. कहते प्रिंसेस, दुनिया है, they are all actors. दुनिया में जितने भी राजा हैं, प्रिंसेस हैं, they are just playing their roles. Compared to this, all honors mimic. Mimic का मतलब झूठा, एक एक्टिंग। सभी जो दुनिया की रिस्पेक्ट है, ऑनर है, दैट इज फॉल्स। ऑल वेल्थ एल्कमी, दैट इज अगेन फॉल्स। वो कह रहा है कि जो हमारे लव के कंपैरिजन में दुनिया का जो ऑनर है, जो रिस्पेक्ट है, जो वेल्थ है, जो पावर है, दैट इज फॉल्स, वो कुछ नहीं है। Thou son art half as happy as we, in that the world's contracted thus. वो कह रहा है दाउ सन, तुम भी जो हो हमारी तरह हैप्पी नहीं हो, हम तुमसे भी हैप्पी हैं। इन दैट द वर्ल्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड दस, कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब समाया हुआ, और हमारे रूम में जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा जो यूनिवर्स है, वो समा गया है। Thine age asks ease, since thy duties be to warm the world that's done in warming us. वो कह रहा है कि since thy duties, वो टोन बदलता है और वो कहता है कि तुम्हारी जो ड्यूटी है, आई नो तुम्हारी ड्यूटी है टू वार्म द वर्ल्ड, कि इस पूरी दुनिया को आप तुम वार्म दोगे, वार्म्थ दोगे, गर्मी दोगे, एनर्जी दोगे, तुम्हारी ड्यूटी, आई नो दिस, दैट्स डन इन वार्मिंग अस। कहता है कि तुम्हारी जो ड्यूटी है वो कंप्लीट हो गई है। जब तुमने हमें वार्मथ दे दी है तो समझ लो पूरी दुनिया को वार्मथ दे दी है। इसका मतलब पूरी दुनिया कौन है? हु इज द वर्ल्ड? व्हाट इज द वर्ल्ड? द रूम इज द वर्ल्ड, द लवर्स रूम इज द वर्ल्ड, क्योंकि पूरी दुनिया इस रूम में ही है। शाइन हियर टू अस एंड thou art everywhere। अब वो टोन बदलता है। पहली लाइन में, पहले स्टेंजम कह रहा था चले जाओ, अब वो कह रहा है, एक रिवर्सल हो गया है टोन का। कह रहा है साइन हियर टू अस, हम पर ही चमको, हम पर ही रहो, एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर। और ये समझ लेना कि तुमने पूरे वर्ल्ड को वार्मथ दे दी है, एनर्जी दे दी है। दिस बेड दाई सेंटर इज ब्यूटिफुल, दिस बेड दाई सेंटर इज, दीज वॉल दाई स्फीयर। क्योंकि जो ये रूम का जो बेड है, जो हमारा बेड है, ये तुम्हारा सेंटर है, और रूम की जो वॉल्स हैं ये तुम्हारा ऑर्बिट है, ये स्फीयर है जहाँ तुम रिवॉल्व करोगे। इसका मतलब वही है कि हमारा जो रूम है वो एक किस्म से पूरा यूनिवर्स है। सो दिस इज द एंडिंग ऑफ द पोएम, एंड एज यू कैन सी, एज यू कैन ऑब्जर्व, that this is a very powerful love poem, and the poem shows us that love is intense, love is devotional, and for true lovers love is everything, and they are the happiest person, they are the powerful person, they are the richest person, because they are in that true love. So in the next lecture हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, सी यू सून।